देखिए, भूगोल का हम आपको कितना क्लास, 2 क्लास करा चुके हैं। पहला पार्ट संसाधन चल रहा है। संसाधन के विषय में हम आपको बहुत कुछ बताए हुए थे, 2 क्लास में बहुत कुछ हम आपको बताए हुए थे संसाधन के बारे में। और हमको लगता है कि जितना टॉपिक हम बताए हुए थे ना, उस सारे टॉपिक में से ही इसमें प्रश्न उत्तर रहेगा। हम प्रश्नमाला बता रहे थे, तो इससे पिछले क्लास में क्या बताए हुए थे कि पहला पार्ट संसाधन जो है ना, इसका उपयोग, उसका आपको ऑब्जेक्टिव वाला जो क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसका 4 प्रश्न बताए हुए थे। 5वां प्रश्न रह गया था। 5वां प्रश्न में क्या है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी क्षेत्र किमी तक राष्ट्रीय संपदा होती है, तो 12.2 होगा, ये होता है इसका आंसर। कभी कभी 12.5 भी किलोमीटर रहेगा, तो आप घबराइएगा नहीं, 12.5 मार दिया जो ऑप्शन में रहे। 12.2 रहेगा तो 12.2 में मारना है, 12.5 रहेगा तो 12.5 में मारना है। अब देखिए अगला प्रश्न, अब ये ऑब्जेक्टिव हो गया। अब सब्जेक्टिव में है, सब्जेक्टिव में माने लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 2 टाइप के प्रश्न है। तो आपको पहला प्रश्न क्या है, संसाधन किसे कहते हैं। देखिए, यदि आप 2 क्लास, इससे पीछे का 2 क्लास यदि इत्मीनान से देखे होइएगा, तो हमें नहीं लगता है कि इस सभी प्रश्न में आपको दिक्कत होगा ही नहीं। साफे दिक्कत होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इसमें क्या है, संसाधन को परिभाषित करें। संसाधन के विषय में हम आपको बहुत कुछ बताए थे। जो हमारे उपयोग के लिए जो वस्तु है वो संसाधन है, यानी पर्यावरण में जितने भी वस्तु दिखाई देता है वो सब क्या है, संसाधन है। उसी बात को लिखे हैं, पर्यावरण में उपलब्ध सभी वस्तुएं क्या है, संसाधन है। यानी कि वातावरण, पर्यावरण में जितना भी वस्तु देख रहे हैं ना आप, वो सारा के सारा क्या है, संसाधन है। सब क्या है, संसाधन है। जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं उसको क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अब आप बताइए, संसाधन का परिभाषा कहिए भूलिएगा कभी नहीं। पर्यावरण में जो भी चीज़ हमारे उपयोग के लिए है वो सारा के सारा क्या है, संसाधन है। पर्यावरण में जितने भी चीज़ हमारे उपयोगी हैं वो सभी संसाधन कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है, संभावी एवं संचित कोष संसाधन में अंतर। माने संभावी संसाधन और संचित कोष। देखिए, संभावी का मतलब होता है संभावना, तो वैसा संसाधन जिसको भविष्य में उपयोग में लाने की संभावना हो। संभावी से ही पता चलता है संभावना। तो संभावी और संचित कोष, ये दोनों में अंतर बताना है। तो आपको क्या लिखना है, संभावी संसाधन वैसा संसाधन है जिसको भविष्य में उपयोग में लाने की संभावना है। जैसे राजस्थानी क्षेत्र और गुजरात, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में जो पवन है, वहाँ पे पवन से, हवा से पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकता है, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। संभावना है कि भविष्य में उसका उपयोग कर सकता है। तो संभावी क्या होता है, वैसा संसाधन जिसको भविष्य में उपयोग में लाने की संभावना हो, उसे संभावी कहते हैं। और संचित के मतलब होता है कौशलिया करना, जुगा के रखना, समझे, माने संचय करके रखना, समझे, जुगा के ना, पैसा जुगा करके, कौशलिया कर करके रखे हुए हैं। तो वैसा संसाधन जिसको उपयोग में लाने के लिए संचित किया गया, माने भविष्य में हम उपयोग में लाएंगे। जैसे हम 10 रुपया रखे हुए हैं, भविष्य में काम आएगा, इसलिए हम जुगा के रखें, समझे। तो संचित, तो संभावी होता है कि भविष्य में लाने की संभावना, और संचित होता है कि भविष्य में उपयोग में लाने के लिए संचित किया गया है, जुगा के रखा गया। बात समझ के, दोनों क्लियर हो गया। अब देखिए तीसरा प्रश्न कहता है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। देखिए, संसाधन का संरक्षण बहुत जरूरी होता है। संसाधन का संरक्षण बहुत जरूरी होता है। अगर संसाधन का संरक्षण के मतलब होता है बचाव, अगर संसाधन को नहीं बचाया गया तो एक समय ऐसा आएगा हमारे वंशजों के लिए संसाधन बचेगा ही नहीं। इसलिए संसाधन संरक्षण बहुत ही जरूरी है, बहुत, समझे। तो कहता है उसका उपयोग क्या क्या है, तो संसाधन संरक्षण के निम्नलिखित उपयोग है। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग। संसाधन को हमेशा अपने बुद्धि से उपयोग करना चाहिए,
बुद्धि से, मतलब पानी का यूज कर रहे हैं तो दिमाग से कीजिए। ऐसा नहीं कि नल खोल दिए अपना इधर नाच कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अब पानी बह रहा है, तो भाई पानी को आप बचाइए, संरक्षण कीजिए। बिजली को समय पर उसको बचाइए, समझिए। समय है, काम है तो बिजली जलाइए, नहीं है तो देखते हैं बॉल वैसा ही जलता रहता है। तो ये सबका संरक्षण जरूरी है, समझिए। हर चीज़ का संरक्षण जरूरी है। कोयला का इतना धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है, उस सबका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए इसका बहुत उपयोगी है। संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, मैंने अपनी बुद्धि से उपयोग करना चाहिए। आने वाले पीढ़ी को इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए संसाधन को कि आने वाले पीढ़ी के लिए ही बचे। ऐसे उपयोग कीजिए कि आने वाले पीढ़ी के लिए ही बचे। और घर में मम्मी मान लीजिए कोनो सामान लाया खाने वाला, अब भाई गया हुआ है दूसरा जगह, तो आप पूरा नहीं ना खा सकते हैं, उसको बचा कर रखिए ताकि भाइयों खाएगा, भाई के लिए बचा कर रखिएगा। तो वही बात है, संसाधन आप अभी है तो सारा संसाधन का उपयोग कर लीजिएगा। पूरा पानी, मान लीजिए पानी हालांकि बहुत दिन में ख़त्म होगा, पूरा पानी का उपयोग करें। लेकिन आपका जो वंशज आएगा बहुत दिन बाद, 100, 200, 2000 साल बाद, अब उसको पानी नहीं बचेगा तो कितना बुरा लगेगा। तो इसीलिए बचाइए, संसाधन को बचाना बहुत ज़रूरी है, उसका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से संसाधन का उपयोग कीजिए कि आने वाले पीढ़ी को ध्यान में रख करके उपयोग कीजिए। आने वाली पीढ़ी के लिए ही बचना चाहिए। उसका लोगों को संसाधन का रक्षा, संसाधन के रक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए। संसाधन बचेगा कैसे, रक्षा, उसको रक्षा करना चाहिए, समझे। उसको हर व्यक्ति को संसाधन की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अब अगला प्रश्न, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। कोई भी संसाधन बिना तकनीक का उपयोगी हो ही नहीं सकता। माने कुछ संसाधन ऐसा है जो बिना तकनीक के उपयोगी है, जैसे सूर्य का प्रकाश, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, कोई आइडिया नहीं लगाना पड़ता है, और हम उपयोग कर लेते हैं, सूर्य का प्रकाश ले लेते हैं, ऊर्जा मिल जाता है। लेकिन कुछ संसाधन ऐसे हैं जिसको बिना आइडिया लगैले उपयोग नहीं होता है, जैसे जल, सागर से जो जल का रेत जाता रहता है उससे बिजली बनाते हैं, तो आइडिया लगा करके बिजली बनाए ना, हैं। हवा चलता है तेज तो उससे बड़ा बड़ा पंखा लगा करके उससे बिजली उत्पादन करते हैं, आइडिया लगाए, दिमाग लगा करके ना उसका उपयोग किए। उसका धरती के अंदर बहुत सारा माने धातु, कोयला का खान, बहुत सारा चीज़ सब छुपा हुआ है, तो उसको निकालते हैं, दिमाग लगा करके निकालते हैं, उसके बाद उपयोग करते हैं। तो वही होता है संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका। संसाधन निर्माण में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि प्रकृति से प्राप्त सभी वस्तु संसाधन नहीं है। प्रकृति से प्राप्त होता है तो सब वस्तु संसाधन है क्या, उसको तो क्या करते हैं, बल्कि तकनीक के सहारे हम उन्हें उपयोगी, तकनीक के मतलब क्या, आइडिया के सहारे, अपना दिमाग लगा कर उसको उपयोगी बनाते हैं। जैसे नदी से पानी बहता है तो उसमें मशीन वगैरह लगा करके उससे क्या करते हैं, बिजली पैदा करते हैं। तो तकनीक लगाए, दिमाग लगाए, और दिमाग लगा के उससे बिजली पैदा कर लिए। तो ये होता है आइडिया, तकनीक के सहारे। माने संसाधन का उपयोग बिना तकनीक से हो ही नहीं सकता है। पवन ऊर्जा, समझे, बहते पानी, बहते वायु से, वायु बह रहा है, उससे पवन ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं। भूमि के भीतर खनिज छुपा हुआ है, उसका उपयोग कर लेते हैं। तो वही कहता है, प्रश्न कहता है संसाधन में तकनीक की क्या भूमिका है। तो तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि पर्यावरण में जितने भी संसाधन हैं वो उपयोगी लायक नहीं है। कुछ संसाधन को बिना तकनीक के हम उपयोगी नहीं बना सकते हैं। समझ गए ना, बात समझ गया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया। अब दीर्घ प्रश्नमाला में पहला प्रश्न क्या है, संसाधन के विकास में सतत विकास, माने संसाधन के विकास, संसाधन का विकास हो रहा है, उसमें सतत विकास की अवधारणा बताना। तो मानिए कि संसाधन जो है उसमें सतत विकास क्यों जरूरी है, अवधारणा के मतलब क्यों जरूरी है। तो बउआ, संसाधन है उसमें सतत विकास तो बहुत ज़रूरी है। अगर सतत विकास नहीं होगा तो फिर संसाधन खत्म हो जाएगा, फिर आने वाले पीढ़ी को संसाधन नहीं मिल पाएगा, समझे। इसीलिए सतत विकास होना चाहिए संसाधन में। अब सतत विकास होता क्या है, तो लगातार विकास, संसाधन के निर्माण में लगातार विकास होना चाहिए, समझे। तो
संसाधन बचा हुआ रहेगा। तो सतत विकास क्या होता है? लगातार विकास। सतत विकास एक अवधारणा है, माने एक सोच है। सतत विकास क्या है? एक सोच है, व्यक्तियों का सोच है कि संसाधन को लगातार विकास करेंगे और उपयोग करेंगे। कुछ उपयोग करेंगे, कुछ विकास करेंगे, माने जितना उपयोग करेंगे उतना विकास भी करेंगे। ये एक अवधारणा है, लोगों की सोच है, जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों को, माने आने वाले पीढ़ियों को ध्यान में रखकर पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए संसाधन, माने सतत विकास क्या है? लगातार विकास। लगातार विकास, संसाधन का लगातार विकास जरूरी है या जरूरी है, यानी कि संसाधन का सतत विकास जरूरी है, जरूरी है, समझे। उसके बाद क्या है? यह सतत विकास जो है एक अवधारणा है, माने व्यक्ति का सोच है, व्यक्ति का सोच है, जिसके अंतर्गत लोग क्या करता है? अपनी आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर संसाधन को उपयोग करता है। और उपयोग करता कैसे है? इस प्रकार से उपयोग करता है कि पर्यावरण को क्षति भी न पहुँचे, समझे। मान लीजिए पेड़ पौधा का उपयोग करता है, लेकिन ऐसे कीजिए कि पर्यावरण को क्षति भी नहीं पहुँचना चाहिए। तो ये होता है ये सतत विकास की अवधारणा, समझे। लेकिन अभी लोग क्या कर रहा है कि अधिक सुविधा के लिए, अधिक से अधिक सुविधा पाने के लिए, अधिक से अधिक बिजली पाने के लिए इस प्रकार से उपयोग कर रहा है पवन ऊर्जा और ये सबका, पानी सबका, कि वो आने वाला समय में लग रहा है ख़त्म हो जाएगा और बहुत हानि होता है लोगों को उससे। वो सतत विकास तो है, लेकिन अधिक सुविधा पाने के लिए लोग संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, जिससे अनेक समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय देखिए, भूमि का तापन, भूमि का तापन इतना हो जाता है, लगता है कि भूमि से आग निकल रहा है, भूमि से आग निकल रहा है। तो भूमि का तापन बढ़ गया है। उसका ओजोन क्षय, ओजोन परत में छेद हो गया। धरती पर इतना ना माने क्या कहता है प्रदूषण हो गया है कि ओजोन परत में छेद हो गया, जिससे बहुत हानि, पराबैंगनी किरण हम लोगों को लगेगी तो दिक्कत होगा। अनेक समस्या, ओजोन क्षय, अम्लीय वर्षा। तो इन संसाधनों को, इन सभी बातों को ध्यान में रख करके इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हमें सतत विकास की आवश्यकता है। यहाँ पे लिख देंगे इन समस्याओं को, देखिए यहाँ पे नहीं लिखे हुए, इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हमें संसाधनों की सतत विकास की आवश्यकता है। लिख लीजिए, नहीं लिखे, इन संसाधनों को से छुटकारा पाने के लिए, माने ये जो समस्या है ये सब, ओजोन क्षय, अम्लीय वर्षा, इससे छुटकारा पाने के लिए संसाधन का जो है क्या है? सतत विकास आवश्यक है। समझ गया? तो ये हो गया दीर्घ में। दीर्घ में एक और प्रश्न बचा हुआ है जिसको हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे दीर्घ में एक प्रश्न है, वो क्या है हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए दीर्घ में क्या प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूप का वर्णन करें। देखिए दूसरा प्रश्न है, दीर्घ में ही है, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। देखिए आप एनसीईआरटी बीटीसी बुक होगा ना भूगोल, उसमें से आप देख सकते हैं, उसी में से हम बता रहे हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध, संसाधन के विविध स्वरूप का वर्णन करें। तो बउआ ये वाला प्रश्न हम आप टॉपिक में इससे पहले वाला क्लास में कराए हुए हैं, बहुत अच्छे से बता रहे हैं। संसाधन को कई रूपों में बांटा गया है, कई रूपों में बांटा गया है। तो उसमें एक स्वामित्व के आधार पर भी बांटा गया है, माने कि स्वामित्व के मतलब पर्सनलाइज के हिसाब से भी क्या किया गया है, ये संसाधन को बांटा गया है। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भाग में बांटा गया है। आप लिख लीजिएगा, संसाधन को, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। उसमें पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा होता है, पहला होता है व्यक्तिगत, दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन, और तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन, और तीसरा का चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन।
देखिए आप बात को सुनिए, ज़्यादा सुनिए, क्योंकि लिखते हैं तो नहीं पता चलता होगा, तो सुनिए, सुनाए पर आवाज़ पर ध्यान दीजिए। एक होता है व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। संसाधन तो बहुत सारा चीज़ है ना, आप जितना देख रहे हैं वो सब संसाधन है। तो वैसा संसाधन जिसमें किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होगा वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। यहाँ लिख देंगे वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो। खास व्यक्ति का अधिकार हो, किसका अधिकार हो? खास व्यक्ति का अधिकार हो, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। बात समझ गए? व्यक्तिगत संसाधन क्या है? वैसा संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का खास वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो। जैसे मान लीजिए, जैसे में क्या होगा, मोबाइल किसी पर्सनल व्यक्ति का, पर्सनल माने मोबाइल हो गया, टीवी, कलम, ये सब क्या है? ये सब व्यक्तिगत संसाधन है। इसमें क्या होता है कि किसी दो चार को व्यक्ति के अधिकार नहीं होता। मकान, गाड़ी, ये सब क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है। माने जिस पर पर्सनल अधिकार होगा वह संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं, लिख लीजिएगा वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो। वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। समझ गए? उसका होता है सामुदायिक। तो वैसा संसाधन जिस पर पूरे समूह का अधिकार हो, समूह और समुदाय का अधिकार हो। क्या लिखेंगे इसमें? सामुदायिक। यहाँ है सामुदायिक, बुआ यहाँ पे नहीं दिख रहा है, हम बोलते हैं उस पर ध्यान दीजिए। हम बराबर कहते रहते हैं कि बोलते हैं उस पर ध्यान दीजिए। सामुदायिक संसाधन, तो वैसा संसाधन जिस पर किसी समूह का और समुदाय का, समूह के मतलब जैसे पंचायत भवन, पंचायत भवन पर एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, पूरे पंचायत के लोग का अधिकार होता है। मंदिर, मंदिर वो सामुदायिक संसाधन हो, उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, पर्सनल अधिकार नहीं होता है। मंदिर जो होता है पूरे समूह का होता है। मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान क्या एक व्यक्ति का होता है? नहीं, पूरे समूह का, माने जिस पर पूरे समूह का अधिकार होगा समुदाय। राष्ट्रीय, वैसा संसाधन जिस पर राष्ट्र का अधिकार हो, और वैसा संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय अधिकार हो तो क्या कहलाता है? ये संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति, देखिए बात समझिए, जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो व्यक्तिगत, जिस पर पूरे समूह और समुदाय का अधिकार हो सामुदायिक, जिस पर राष्ट्र का अधिकार माने सरकार का अधिकार हो राष्ट्रीय, और जिस पर अंतर्राष्ट्रीय अधिकार हो वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो इसमें समझ गए व्यक्तिगत में क्या होता है। सामुदायिक में मंदिर, मस्जिद, इसमें क्या होगा? मंदिर लिख लीजिएगा, मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान, ये सब पंचायत भवन। राष्ट्रीय संसाधन क्या होगा? स्कूल, कॉलेज। हालांकि देखिए जितना भी चीज़ होता है ना राष्ट्र के होता है। आपका अपन जमीन आपका थोड़ी है, राष्ट्र के है। वो क्या सरकार का ज़मीन होता है, आप लगान देते हैं ना, आप खरीद लेते हैं तो कि आपका हो गया? नहीं बुआ, वो सरकार होता है, सरकार का। स्कूल, आप प्राइवेट भी स्कूल चलाते हैं ना तो पर्सनल अधिकार आपका नहीं होगा, उसमें सरकार का अधिकार होता है। तो राष्ट्रीय संसाधन में जिस पर सबका माने सरकार का अधिकार होता है उसका लगान देते हैं ना, अरे अधिक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है प्राइवेट स्कूल का भी। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? जिस पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, देखिए ये क्या होता है इतना समझिए इसको। समुद्री सीमा, जैसे समुद्री सीमा से 200 किलोमीटर तक, समुद्री सीमा से 200 किलोमीटर छोड़कर सभी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। ये बात को नहीं समझे? बात समझिए। माने यह बात क्या है कि समुद्री सीमा जो है ना, समुद्री सीमा जैसे मान लीजिए कि दो देशों के बीच में समुद्र, बहुत बड़ा सागर रहता है। दो देशों के बीच में बहुत बड़ा सागर है, बहुत बड़ा सागर है। अरे 7 महादेश है तो सागर से बचा है, बड़ा बड़ा सागर है ना।
तो क्या है, मान लीजिए कि एक देश यहाँ है, एक देश यहाँ है, तो मान लीजिए यहाँ पे भारत है, हैं, और यहाँ पे क्या है कि इधर श्रीलंका, मान लीजिए कि इधर श्रीलंका है, नीचे श्रीलंका है और इधर क्या है भारत। तो भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्र है, भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्र है। तो भारत यहाँ से लेके 200 किलोमीटर तक और श्रीलंका का 200 किलोमीटर तक, यानी भारत का 200 किलोमीटर पूरा एकदम भारत के समुद्र में 200 किलोमीटर तक ही उसका अधिकार होगा। श्रीलंका का भी 200 किलोमीटर तक ही अधिकार होगा और 200 किलोमीटर के बाद जो होगा ये जो नदी, इसमें जितना जलीय जीव सब होगा इस पर अंतर्राष्ट्रीय अधिकार होगा, माने सभी देश का अधिकार होगा इस पर। इसमें रास्ता सभी देश, मैं सब देश जा सकता है, लेकिन इसके अंदर से कोई किसी देश को नहीं जाने दे सकता है भारत, समझे कि नहीं। यानी कि 200 किलोमीटर तक समुद्र के अंदर 200 किलोमीटर तक उस देश का अधिकार है और 200 किलोमीटर के बाद उस देश का अधिकार नहीं, सभी देश का अधिकार होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकार होगा। बात समझिए। तो इस प्रकार से आपको पहला चैप्टर, भूगोल का पहला चैप्टर समाप्त हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेना, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, अच्छा तैयारी कर लीजिएगा, बस आपका हो जाएगा। आपको टॉपिक भी बता दिए, इसका क्वेश्चन आंसर भी बता दिए। अब हम अगला चैप्टर अगले क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।